आदिल हसन जी, आज तेज प्रताप, कल उस दिन पिछली बार जब हम लोगों ने अपने डिबेट में ये बात कही थी तो आपने ये कहा था कि बात अंदर से कुछ चल रही है। आज तेज प्रताप यादव खुद बोल रहे हैं, एक बाइट आपने बयान सुना भी होगा, फेसबुक पे पढ़ा है और कई जगहों पे वो दिख रहा है, जिसमें साफ साफ कह रहे हैं कि आईएमआईएम से हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। कुछ बातचीत चल रही है। आवाज सर म्यूट है आपका ताकत माइक। है। हाँ। तेज प्रताप जी जानते हैं एमआईएम की ताकत क्या है, और मिल के ही मुट्ठी जब बंद होती है तभी मुट्ठी मजबूत होती है। जानते हैं कि अगर महुआ से लड़ेंगे तो एमआईएम की ताकत और एमआईएम की मदद लेनी पड़ेगी। और लालू जी के वो बेटा हैं, एक एक मंत्री रहे हैं, दो दो बार के एमएलए हैं। अब मैंने पहले भी कहा था, अगर तेज प्रताप जी ईमानदारी से अख्तर उल इमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब एमआईएम की लीडरशिप को मानते हैं, ईमानदारी से रहेंगे, तो हम उनके साथ हैं। लेकिन आप मेरे साथ, ओवैसी साहब के साथ, अख्तर साहब के साथ, आफ्ताब साहब के साथ फोटो खिंचा लीजिएगा और फिर जाकर दुनिया को दिखाइएगा और फिर जाकर राजद में बार्गेन कीजिएगा, तो ये गलत है। आप ईमानदारी से आइएगा तो एमआईएम से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछ लीजिए, आज उन्होंने एमआईएम के अलायंस के चलते आज उनको एमएलसी बनाया गया, राज्यसभा बनाया गया, जो पूरे बिहार में वोट दिखाया, उसमें एमआईएम की ताकत के चलते उनको मजबूती मिली। जमा खान साहब मंत्री बने, एमएलए बने, बसपा से वो हार रहे थे लेकिन एमआईएम से अलायंस हुआ, वो जीते। तो हम तो ईमानदार, देवेंद्र यादव साहब के साथ हमने ईमानदारी से अलायंस किया। हम किसी के जब जिसके साथ रहते हैं दिल से रहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एमआईएम से हिंदू एमएलए जिताएंगे, हिंदू और मुसलमान को साथ लेके चलते हैं, एमआईएम के प्रति हिंदू मुसलमान दोनों एक है। लेकिन हमारा तेज प्रताप जी से यही है कि आप ईमानदारी से रहिएगा तो आपको सीमांचल से जिताएंगे। आप अख्तर उल इमान साहब को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप को, एमआईएम की लीडरशिप को बनाइएगा तो नरपतगंज है, वहां पर अररिया में वो सीट में आपको, वो सीट आप जीत सकते हैं। और भी सीट है, पूर्णिया शहर है, उससे आप जीत सकते हैं। आप धमदा से जीत सकते हैं, आप बनबनकी से जीत सकते हैं। आप आइए ईमानदारी से, अख्तर उल इमान साहब से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अख्तर साहब बात कराएंगे, इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तर उल इमान साहब से आप मिलिए, पार्टी के लीडरशिप से मिलिए। क्यों हम मिलकर क्यों नहीं लड़ेंगे? जो भी बीजेपी को हराना चाहता है हम उसके साथ हैं। और अफसोस होता है, तेजस्वी जी सोशल मीडिया में इतना एक्टिव रहते हैं लेकिन बीबीसी के इंटरव्यू में बोलते हैं कि एमआईएम के बारे में पता ही नहीं है, चिट्ठी नहीं आई है। तो इतना अनजान तेजस्वी जी, इतने भोला मत बने। जो भी आपका जो सलाहकार मंडली है वो आपको जो बरकरा रहा है, तो दिक्कत में आप रहिएगा। चीफ मिनिस्टर आपको बनना है, उन सलाहकारों को नहीं बनना है। बादशाह या राजा अकबर बना था, अशोका द ग्रेट बने थे, बिरबल और तोदारमल और अबुल फैजल नहीं बने थे। तो दो नौरत्न है, उन नौरत्न को बतलाइए कि अहंकार के तरफ जो भी गया है, रावण का अहंकार नहीं रहा, तो आप तो अभी, आप कभी भी अकेले, मैं आज के चैनल पे बोलता हूं, राजद कभी भी अपने दल पर, जब तक राजद रहेगी 125 सीट कभी अकेले नहीं ला सकती है। ये कांग्रेस लीडरशिप है जो राजद को पूर्ण जन्म दे दी। अगर कांग्रेस अलग लड़ लेती तो आप देख लिया, राजद 22 सीट पे आ गई थी। लेकिन लीडर ऑपोजिशन राहुल जी एक बड़ा मुहिम चला रहे हैं, राजद, उस मुहिम के चलते राजद को फायदा हो रहा है। झारखंड में भी इसीलिए राजद के लोग जीत गए, एक एमएलए सिर्फ जीता, राजद का मंत्री बना दिया। ये हेमंत सोरेन जी का एहसान है। तो राजद को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ माई समीकरण से कुछ नहीं होगा, और जो मुसलमानों की लीडरशिप को आप ठीक। दबाना चाहिएगा तो नहीं दबने वाला है। हम हर ठीक। बिरादरी की बात करते हैं, सीमांचल के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। एएमयू किशनगंज का मुद्दा, पूर्णिया में हाईकोर्ट का मुद्दा, सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी में नेशनल का मुद्दा, ये सब मुद्दा उठाना पड़ेगा। आपको आपको सबको लेके चलना है। लेकिन जो भी आपका सलाहकार है जो आपको एमआईएम को नजरअंदाज करा रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब, आफ्ताब साहब, एमआईएम की लीडरशिप को, तो वो आपको गलत बतला रहा है। आप अपने पिताजी आदिल से जी, आप पूछिए। एसआईआर के मुद्दे पर थोड़ा सा बोलिए। एसआईआर का मुद्दा जो है, यार, एसआईआर पर जब, जैसे कि प्रशांत किशोर की पार्टी बोल रही है और तेज प्रताप ने भी अभी बोला कि ये मुद्दा नहीं है उतना बड़ा जितना बड़ा ये लोग बनाने की कोशिश करें, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ने। क्या चुनाव लड़ने का मुद्दा एसआईआर है, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है? सर, आपके लिए क्या मुद्दा है? एसआईआर के मुद्दे पर सबसे पहले अख्तर उल इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब के साथ खुद बिहार में
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब से हम लोग मिले। उसके 2 दिन बाद महागठबंधन मिला। फिर दिल्ली में इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार साहब से एमआईएम मिली, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल इमान साहब, तौसीफ साहब और हम लोग जाकर मिले। और हम अख्तर उल इमान साहब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर है। सरकार बैकफुट पे आई और तभी सरकार बैकफुट पे आई और इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का एहसास हुआ कि तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। 65 लाख वोटर जो कटे हैं उनको बताना पड़ेगा। और आपने 2024 में लोकसभा कराया, फिर आपने 2024 के आखिरी में बाई इलेक्शन कराया, उसके बाद आपने रिवीजन किया। आप किसी का नाम नहीं काट सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को नागरिकता देने का कोई अधिकार नहीं है। ये होम मिनिस्ट्री का है। आपने आधार को नहीं माना, आप मनरेगा को नहीं मानते हैं, एपिक कार्ड को नहीं माने। इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ का भी ड्राफ्ट मैनुअल बुक नहीं छपाया था। तो एसआईआर एक मुद्दा है, एक सीमांचली नहीं पूरे बिहार का मुद्दा है। वोट काट दीजिएगा तो आप आधा चीज काट लिए। लोकतंत्र में यही तो चीज बचा है। राहुल गांधी जी जो मुद्दा उठा रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी उठाया था, इम्तियाज जलील साहब का भी चुनाव में गड़बड़ हुई थी और महाराष्ट्र में तो गड़बड़ हुई है, ये एक सच्चाई है। मैंने लीडर अपोजिशन को हमने बोला था कि ये कांग्रेस का पदयात्रा मत बनाइए, ये पूरे अपोजिशन को बुलाइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बुलाइए, अख्तर उल इमान साहब को भी बुलाइए, सबको बुलाइए। उसके बाद ये मुद्दा जमीन आवाम का मुद्दा है और जरूर ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तेज प्रताप जी कुछ बोल दिए, बात अलग है, लेकिन प्रशांत जी का भी मैंने बात सुना। उन्होंने भी बोला कि विपक्ष का लीडर ऑपोजिशन को इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा। लीडर ऑपोजिशन बहुत बड़ा पद होता है और 60% जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़ा वो लीडर ऑपोजिशन उसका नेता है। तो अगर इतनी बड़ा लीडर ऑपोजिशन कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो उसको सेटिस्फाई कीजिए। इलेक्शन कमीशन सूत्र के हवाले से बोलता है, इसके हवाले से बोलता है। इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाना चाहते हैं? आप हर पॉलिटिकल पार्टी से विज्ञान भवन में बुलाइए और बात कीजिए। तो 1 दिन नहीं 2 दिन का चर्चा कीजिए, 3 दिन का चर्चा कीजिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो स्तंभ है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसमें सबसे बड़ा स्तंभ अगर लोकतंत्र में जो रूह देता है उसका नाम निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग का बदले बीजेपी प्रवक्ता बना हुआ है। बीजेपी को तो निर्वाचन आयोग को बोलते हैं तो लगता है बीजेपी को खटमल काट लिया है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज एक सिख कम्युनिटी का कब्जा किया, उस पर बीजेपी नहीं बोल रही है। मंगल पांडे से लेन देन पे नहीं बोल रही है, सम्राट चौधरी पर नहीं बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी की मांग प्रशांत जी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जी पे जांच कराइए, पर इतना अरबों की संपत्ति कहां से लाए, एक सिख कम्युनिटी का कॉलेज कैसे हड़प लिए, उस पर ये नहीं बात करते हैं। एसआईआर एक मुद्दा है और चुनाव में ये मुद्दा जनता जानती है कि उसके साथ धोखा हुआ है। और लीडर ऑपोजिशन अगर वोट चोरी की बात कर रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब भी कर रहे हैं, एमआईएम भी कर रही है, इलेक्शन कमीशन का काम है। दूसरे इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा एफिडेविट की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होना पड़ेगा और बीजेपी को भी बताना पड़ेगा इनके मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पे जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा के दूध का दूध पानी हो। हम ये मांग करते हैं, उम्मीद है बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साफ होगी और एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन की जगह बीजेपी प्रवक्ता नहीं बने। इलेक्शन कमीशन को सूत्र के हवाले से जवाब नहीं देना है, आकर जवाब दीजिए, आंख से आंख मिलाकर बात कीजिए। इलेक्शन कमीशन का दायित्व। आदिल जी ने अपना विषय रखा, लगातार रखा। मैं हम सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आवाम की बात सुना और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पॉजिटिव जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट की बात इलेक्शन कमीशन समझे। इस देश में न्याय कमीशन इलेक्शन मैं आऊंगा अभी आपके पास, इस विषय पर आऊंगा।